Hello and welcome to UPSC Akhada. Today we are starting the course of Science and Tech. Let's begin. This is the first pillar of the course, the universe. Today we are going to deal with the sub-pillar A1, cosmic objects and events. Although I have already explained कि इसमें क्या क्या topics हैं, but still very quickly I'll go through some of the important ones. Okay, star formation. ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर यूपीएससी के किसी एक एग्जाम में स्टार के किसी एक लाइफ साइकिल के एस्पेक्ट से एक क्वेश्चन रहता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, वी नीड टू स्टडी दिस बिकॉज विदाउट दिस वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डार्क मैटर, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक होल. एंड ब्लैक होल्स से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2023 में ही जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में आया था. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे इसमें से ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो डायरेक्टली यूपीएससी हैज़ नेवर आस्क्ड, बट इफ़ वी डोंट नो द बेसिक कंसेप्ट अबाउट देम, जो क्वेश्चन यूपीएससी हैज़ आस्क्ड हम लोग वो सॉल्व नहीं कर सकते. सो वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड. हमें ये देख के डरना नहीं है, स्पेशली फोक्स हु आर कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ और अदर नॉन साइंस बैकग्राउंड्स. डोंट बी अफ्रेड लुकिंग एट ऑल दिस दैट दीज आर वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट. हम लोग को इसको एक एक चीज़ नहीं समझना है. वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड वन वर्ड एसोसिएशंस, बस बेसिक सा कंसेप्ट कि ओके ये किससे रिलेटेड है. दैट्स ऑल वी नीड टू नो टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन यूपीएससी. एज वी गो अलॉन्ग आई विल एक्सप्लेन कि कैसे वो उस चीज़ को अप्रोच करना है. ओके, लेट्स गो. बट ये क्वेश्चन है कि वाई आर वी स्टार्टिंग विथ कॉस्मिक इवेंट्स एंड नॉट बायोटेक लाइक अदर कोर्सेज जो ऑनलाइन अलग अदर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं. इसके पीछे रीज़न ये है, जो मोस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड मोस्ट अदर कोचिंग सेंटर्स हैं वो लोग क्या करते हैं ना कि स्पेस एंड कॉस्मोस रिलेटेड क्वेश्चंस को बाउंसर्स या करंट अफेयर्स बोल के डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये तो टफ क्वेश्चन था बहुत, जबकि मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट टफ. दे ओनली नीड सम बेसिक स्टैटिक नॉलेज, नॉट इवन करंट अफेयर्स. यू ओनली नीड स्टैटिक नॉलेज टू सॉल्व मोस्ट ऑफ दिस. मैं एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आया हुआ है इस टॉपिक से, एंड मैं दिखाऊंगा कि इसके लिए बस स्टैटिक नॉलेज चाहिए. वी डोंट नीड टू नो कि रिसेंटली न्यूज़ में था या नहीं, नन ऑफ दैट. कुछ भी नहीं चाहिए होता है टू सॉल्व. ओके, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? ओनली सिंगल वर्ड एसोसिएशंस, दैट्स इट. बेसिकली अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, ओके, सो वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट. ओके, दैट्स इट, नथिंग मोर. ओके, as you must be knowing, the universe began with a big bang. Before Big Bang, the concept of time did not exist. Time did not exist. The concept of space did not exist. Here by space we mean the three-dimensional space in which we exist did not exist. After Big Bang, quickly the universe expanded, and in just a few seconds most of the fundamental particles of the universe were created. Fundamental particles. Go on, move on. We'll read about them when we will cover the atom section, the subatomic particle section. We'll read about them. Fundamental particles. इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है. ओके, उस समय हम लोग हिग्स बोसॉन ये सब चीज़ कवर करेंगे, बट करेंटली जस्ट फोकस्ड ऑन द यूनिवर्स. These fundamental particles combine to form subatomic particles. Okay, like electrons, protons, neutrons. All this happened just a few seconds after Big Bang. After that, these subatomic particles, using these subatomic particles, several other elements were formed, especially hydrogen, which is actually just a single proton, and helium. Under the influence of gravity, they came together to form the first nebula. Nebula is just huge clouds of helium and hydrogen, and when they are very dense, star formation takes place. Stars are formed, which basically means star was formed. So around this time the first stars were formed here. After the first atoms formed, then the first nebulae were formed, then stars were formed. These stars combined and became closer to each other to form the first galaxies. Okay.
and then the expansion of the universe started to accelerate. We'll talk about this in the next few slides. Okay, our solar system was created around 9 billion years ago. Sorry, 9 billion years after the Big Bang. Okay, about our solar system was created about 4.3 billion years ago. Okay, billion years ago. And Earth was created around 4 billion years ago, and life on Earth started around 3.7 billion years ago. Okay, here it is described how the universe will come to an end. We'll cover this at a much later date. Okay, moving on. The cosmic background radiation. Basically, to our naked eye, when we look at the universe or even in the night sky, we do not see the cosmic background radiation. But in radio wavelength frequency, when we use the radio telescopes to see it, especially in the microwave wavelength of the radio part, we see lots of background radiation, just a faint glow of radiation energy in space. This energy is actually the leftover from the Big Bang, and because of this energy we understand all the past. Basically anything that we know here, from how which thing came first, how it was formed, when first galaxies were formed, we understand this using cosmic background radiation. That's all we need to know about this. When we are talking about the cosmic background radiation, we need a sensitive radio telescope, which we built in the previous century, because of which we understood cosmic radiation and from which we understood the universe itself. Okay, so the main thing that we need to remember about cosmic radiation is that this is the reason why we understand our past. Okay, in this picture it is depicted that the expansion of the universe is accelerating. In news you must have heard sometimes that the observable universe is expanding, especially since 1998. In 1998, the Hubble telescope broke the concept of universe through some observations. The Hubble telescope. A lot of you must have heard of this telescope. What Hubble basically did, it was a space telescope. Earlier it was believed that under the influence of gravity between galaxies, things will come closer and closer and closer, and the universe will basically compress and will die out in a big crunch. Okay, one of the theories of the end of the universe. But in 1998, Hubble telescope observed that the galaxies that are the furthest away are actually moving away from us at the fastest speed. Basically, if this is the observable universe and we are in the center, the galaxies at the end of it are at a very, very high speed moving away from us. Everything is actually moving away from us. This is known as the expansion of the universe. Now, why is it expanding? Because of dark energy. Now the question becomes, what is dark energy? To understand dark energy, we must first understand what is the observable universe exactly. Although this picture does a very good job of explaining it, but I'll draw one more here to make it easier. We must understand some basic concepts of around 8th or 9th class physics. We need to understand here. The speed of time is denoted by the letter c. Sorry, the speed of time, no? The speed of light is denoted by the letter c. The speed of light is equal to 3 lakh km per second. Around 3 lakh. It's actually a little less than this, but it's easier to remember this way. This is a physical constant. This is a universal constant. It will not change at all. Nothing in this universe can exceed this speed limit. Okay, the entire electromagnetic radiation from UV rays or visible rays or X-rays, gamma rays, radio waves, all of these actually travel at the speed of light or slightly less than that. Okay, so we understand through cosmic background radiation and the amount left over from Big Bang that the universe is 13.7 billion years old, right? And since the creation of the universe,
light has only 13.7 billion years to travel in any direction. So even if the universe would be tens of thousands of times bigger, us in the middle can only see up to the distance of 13.7 light years. Okay, then this can only be 13.7 light years. Billion light years, sorry, billion light years. Light year is actually a unit of distance, not time. It is the distance traveled by light in 1 year traveling at this speed. Okay, it's a distance, and this distance is used to calculate large amounts of distance in space. So the largest distance that we can see is this 13.7 billion light years, and basically this is at the edge. We have observed a few galaxies. Okay, the light has reached our eyes basically because that much time has existed since the Big Bang. Anything beyond, for example, at a distance of 15 or 16 billion light years, not enough time has happened कि लाइट वहाँ से यहाँ तक आ जाए, उतना टाइम ही नहीं बीता बेसिकली. ओके, सो दिस इज द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. रियल यूनिवर्स कितना बड़ा है नोबडी नोज. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्स वी बेसिकली टॉक अबाउट दिस यूनिवर्स जो दिख रहा है अपने को. But now, through several observations made in the last 3 decades, we know that even the galaxies at the far edge of this are at a very high speed moving away from us. Okay, and it's not like in particular we are important इसलिए हम लोग से दूर जा. No, they are actually moving away from each other as well because the entire universe is expanding. Imagine a balloon जिसको आप हवा भर रहे हो and वो expand कर रहा है, kind of like that. And everything is moving away from us. Some of these galaxies have already achieved nearly the speed of light, and वो अगर light के speed पे हैं then we cannot observe them at all. Therefore, a large part of universe every day is receding from our view. हम लोग के दिखने से ही दूर होते जा रहा है. Why this is happening? Because of dark energy. Now we are back. इतना लंबा explanation लगा to reach here. And dark energy, we can only observe its impacts. डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं, बट थ्रू सेवरल कॉम्प्लिकेटेड वेज विच आर नॉट गेट इनटू, उसके स्कोप से बाहर है, यूपीएससी के स्कोप से बाहर है. वी अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट डार्क एनर्जी विच इज दिस, दैट अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स इज एक्चुअली डार्क एनर्जी ओनली, नो मैटर. मतलब हम लोग अर्थ सन ये सब मैटर के बने हुए हैं, मैटर, बट actually 68% of the universe is dark energy. Okay, and 27% of the universe is dark matter. Okay, both of these concepts actually अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है. हम लोगों को इसका इम्पैक्ट दिखता है बट डायरेक्टली नहीं दिखता है. ओनली इन 5% ऑफ द यूनिवर्स सारा मैटर आ जाता है. ये सारा मैटर, एवरीथिंग दैट वी सी, एवरी एटम, एवरी गैलेक्सी, एवरीथिंग इज इन दिस 5%. Okay, one of the observations that बहुत क्लियर है ऑफ डार्क एनर्जी इज दिस. जो हमारा सोलर सिस्टम है, विल रीड दैट इन वेरी हाई डिटेल, बट बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता है. ये हम लोग का सन है, एंड दीज आर द स्मॉलर प्लैनेट्स अराउंड इट. ओके, एंड दीज प्लैनेट्स गो अराउंड द सन बिकॉज दे आर ग्रेविटेशनली बाउंड टू द सन. वाई? बिकॉज सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99% सन में है. सो दे आर वेरी एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड towards the sun. Okay, because of which वो लोग उनमें मोशन है but they cannot go away from the sun, they are locked with it. Okay, so यहाँ पे जो force है जो इनको turn करता है in their own orbit is gravity. But हम लोग का जो solar system है that is actually going around the center of our galaxy जिसमें एक black hole है. But that black hole is not this heavy कि वो 99% हैवी हो. उतना हैवी चाहिए तभी वो ग्रेविटेशनली बाउंड होगा. हम लोग का सोलर सिस्टम ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है. बट इवन देन, नॉट जस्ट आवर सोलर सिस्टम, एवरी स्टार इन आवर गैलेक्सी एंड एवरी अदर गैलेक्सी दैट वी हैव सो फार ऑब्जर्व्ड एक्चुअली टर्न एंड गो अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी. बेसिकली इफ दिस इज द गैलेक्सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओवल गैलेक्सी, सेंटर में अगर ब्लैक होल है, ऑल द स्टार्स आर एक्चुअली मूविंग, रोटेटिंग. ओके, रिवोल्यूशंस कर रहे हैं बेसिकली. एंड वाई वी डू दिस, वाई द सन और अदर स्टार्स डू दिस, वी डोंट नो.
and this is a very recent discovery, only 30 years ago maybe, or 25 years, something like that. And उसको एक्सप्लेन करने का बस यही तरीका है, डार्क एनर्जी, समथिंग दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व येट बट उसका इम्पैक्ट दिखता है हमें. ओके, वाई डिड वी स्टडी अबाउट डार्क एनर्जी? बिकॉज ये कंसिस्टेंटली न्यूज़ में रह रहा है, एंड जनरल न्यूज़, इवन न्यूज़ पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस एंड इन सब के भी कुछ पेजेस में कभी ना कभी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं. सो वो लोग कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पब्लिश करते हैं. सो इन केस यूपीएससी के एग्जामिनर को अगर वो दिख जाए एंड ही बिकम्स इंटरेस्टेड इन टू इट, एंड इफ ही आस्क्स एनी क्वेश्चन, वी शुड बी इन अ कैपेसिटी टू आंसर देम. दैट इज वाई हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड अफेयर पढ़े अभी जस्ट. ओके, आगे सिंपलर टॉपिक्स है. मूविंग राइट, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. उसमें ये जो ग्रीन आइकन है, राइट, दिस इज द पार्ट जो anything beyond this green line is actually already traveling at such high speed. ये observable universe है. this entire part हम लोग observe करके देख रहे हैं. say for example a galaxy here, उसको यहाँ से अपने तक आने के लिए the light traveling through here would take 13.7 billion years. तो इसलिए हमें वो visible हो गया हमारे लिए, ये the light has reached. but because of the expansion of the universe, anything beyond this green line वो बहुत स्पीड से रिसीड कर रहा है, एंड वो ऑलरेडी अनरीचेबल हो चुका है. बेसिकली इट इज़ ऑलरेडी, चूँकि लाइट हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड, राइट, 3 लाख मीटर पर सेकेंड. सो वो जो लाइट यहाँ से चला था, दैट वॉज वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो चला था, ओके, टू रीच अस. बट टुडे वो कहाँ है, वी डोंट नो. बिकॉज जो हम लोग अभी गैलेक्सी देख रहे हैं एट द फार एज ऑफ द यूनिवर्स, we are looking at that galaxy how it was 13.7 billion years ago, because light को वहाँ से चले हुए इतना समय हो चुका है. okay, so whenever we look at the night sky, we are actually looking at like an old photograph, okay, जिसमें से अलग अलग stars are from an different time. for example, जो सबसे nearest star है Proxima Centauri, सबसे nearest star अपना सन है, उसके अलावा सेकेंड नंबर पे Proxima Centauri जो है, I hope this is the spelling, ये हम लोग से 4 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है. तो बेसिकली व्हेन वी लुक एट इट, ये हम लोग को नॉर्मल आई से भी दिखता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर. व्हेन वी लुक एट प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो लाइट हमारे आँख पे जो आ रहा है वो उस स्टार से 4 साल पहले चला था. ये जो लाइट के स्पीड का कांस्टेंट है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम में भी बहुत मैसिवली इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल द लाइट फ्रॉम द सन reaches our eyes in 8 minutes and 20 seconds. okay, ये सन है हमारा, ये अर्थ है, ये डिस्टेंस कवर करने में 8 मिनट्स लगता है लाइट को. ओके, सो व्हेन वी लुक एट द सन, वी आर लुकिंग एट सन दैट वाज 8 मिनट्स अगो. अभी जब प्रेजेंटली भी हम लोग देख रहे हैं ना, इट्स नॉट राइट नाउ, इट्स फ्रॉम 8 मिनट्स इन द पास्ट. ओके, लाइकवाइज दैट प्रॉक्सिमा सेंटरी इज 4 लाइट ईयर्स इन द पास्ट. ओके, एंड ये सबसे नियरेस्ट है. तो आप जितने दूर चलते चलो वो उतना ज़्यादा ये होते चलेगा, राइट. सो अ गैलेक्सी एट द फार एंड ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसको वो 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना देख रहे हैं हम लोग. प्रेजेंटली वो एक्चुअली वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि द यूनिवर्स का एक्सपेंशन हैज़ एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी. सो वो इन रियलिटी वो एक्चुअली वे फर्दर बैक होगा, और मे बी इवन फर्दर. इट्स सो फार बैक दैट मे बी हम लोग यहाँ दिखा भी नहीं सकते ऑन दिस स्मॉल पेज. It will be that far because it is actually traveling nearly at the speed of light. वो इतनी स्पीड से हमसे दूर जा रहा है. okay, so anything beyond this green line has already gone. उसका बस चूँकि old image हमें दिख रहा है like an old photograph, and in a few million years और ये घट जाएगा. basically even ये इतना ही दिखने लगेगा. observable universe actually छोटा होता जाएगा for us. moving on. Right, if you remember earlier, I said that the age of star formation was after Big Bang. ये Big Bang हुआ, right? ये Big Bang हुआ, उसके बाद for 0 to 3 billion years वो maximum था. okay, 3 billion years maximum था. and सबसे ज़्यादा stars इसी point पे थे. this is 3, 4, 5, 6, 7, 8 billion years until today, which is 13.7 since the Big Bang.
Okay, तो 95% of all stars that will ever exist are already born. बेसिकली क्या होता है ना, एक नेबुला है. नेबुला मैंने समझाया था, बट फिर से लेट्स जस्ट डू इट अगेन. क्लाउड ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स, मोस्टली हाइड्रोजन गैस and a little bit of other trace elements, other elements. These are the nursery of star formation. ठीक है, nebula. इसमें a lot of this hydrogen comes closer, so close and becomes so dense that under its own pressure, hydrogen plus hydrogen basically combines to form helium, and इससे बहुत energy निकलता है, and hence a star is born. Okay, this is the birth of a star. हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ रियली स्टेबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. मतलब उतना क्योस नहीं है. अर्लियर दे यूज टू बी मच मच बिगर स्टार्स. बिग स्टार्स जो होते हैं ना, वन स्मॉल बेसिक थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर यूपीएससी. बिग स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल फास्टेस्ट दे रन आउट ऑफ फ्यूल, मतलब दे डाई क्विकली. ओके, एंड जो स्मॉलर मीडियम, मतलब मीडियम फिर आप समझ लो मीडियम साइज्ड एंड स्मॉल. ओके, स्मॉल स्टार्स ये सबसे स्लोवेस्ट, ठीक है, स्लोवेस्ट बर्न करेंगे एंड विल डाई स्लोली. ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है? क्योंकि इनका लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बट एग्जैक्ट वर्ड वुड बी मास मैटर करता है, राइट. जो बिग स्टार है वो क्विकली बर्न करता है एंड लेटर ऑन सुपरनोवा होता है, जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है एंड देन डाइज क्विकली और बिकम्स अ न्यूट्रॉन स्टार, और इट कैन बिकम अ ब्लैक होल बेसिकली. बट जो स्मॉल स्टार्स होते हैं ये बहुत धीरे धीरे बर्न करते हैं, एंड इनका मैं अभी आगे लाइफ साइकिल पढ़ाऊँगा एंड उसमें अच्छे से डिटेल से ये चीज़ समझाऊंगा. एंड कैसे ब्लैक होल फॉर्मेशन होता है, कैसे न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं, पल्सार क्या होता है वगैरह वगैरह. विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था इस पेज पे कि एज ऑफ स्टार फॉर्मेशन क्या है. वो ऑलमोस्ट उसके हम लोग टेल एंड पे ख़त्म है. आफ्टर सम टाइम द लास्ट स्टार विल बी बॉर्न एंड उसके बाद नो मोर स्टार्स विल बी बॉर्न. इट्स नॉट लाइक वी आर वेरी क्लोज टू इट. यहाँ पे भले ऐसा लग रहा है, बट या इन अ फ्यू बिलियन ईयर्स अगो, मतलब नॉट अगो, इन अ फ्यू बिलियन ईयर्स ऐसा होगा. ओके, स्टार फॉर्मेशन विल कम्प्लीटली स्टॉप. एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्स हैं विच आर एक्चुअली रेड ड्वार्फ्स, वेरी स्मॉल रेड कलर ड्वार्फ्स, वो इतना धीरे धीरे वो बर्न करते हैं ना अपना एनर्जी कि वो एक्चुअली ऐसा रेड कलर का दिखता है. ओनली रेड कलर के, वेरी स्मॉल. उनका ब्राइटनेस भी बहुत कम होता है एंड दे लिव द लॉन्गेस्ट बेसिकली. सो व्हाट इज़ अ स्टार कंपोज्ड ऑफ? इसमें सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, राइट. एंड लाइक आई सेड अर्लियर, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम बनाते हैं. एंड जब ये रन आउट करने लगता है अपने फ्यूल का, देन सम लेयर्स में, मैं एकदम टोटली डिटेल में नहीं जाऊँगा, हीलियम प्लस हीलियम मिलके कार्बन बनने लगता है. ओके, 3 हीलियम एटम्स मिलके कार्बन बनता है. एंड अदर टाइप ऑफ फॉर्मेशन कंटिन्यूस, और भी टाइप के फ्यूजन रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्लस होके बनते जाती हैं, ठीक है. एंड सो मच सो जब तक वो बढ़ते बढ़ते आयरन नहीं हो जाता है, Fe. जब वो आयरन होता है, अंदर कोर में आयरन जमा होने लग जाता है. आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर. अंदर कोर में आयरन जमा होने लगता है, जिस जो एक मार्क है कि इसका मरने का समय हो गया है. एंड डिपेंडिंग ऑन द मास वो डिफरेंटली उसका डेथ होगा. ओके, इवोल्यूशन, ये स्टेलर क्लाउड है. ओके, नर्सरी, इसको नर्सरी बोल सकते हैं ऑफ स्टार फॉर्मेशन. अगर ये स्मॉल स्टार बनाता है तो वो रेड जाइंट होगा, ठीक है, जो हमारा स्टार के साथ होने वाला है. हमारा सन इस कैटेगरी में है. ये हम सन ही लिख देता हूँ मैं. ये हमारा सन है, वो रेड जाइंट हो जाएगा. वो इतना बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस इज़ इट्स नॉर्मल साइज़. ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है. वो जब रेड जाइंट होगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, इट विल अर्थ का भी ऑर्बिट इनकॉम्पनसेट कर लेगा. एंड दैट विल हैपन इन 4 to 8 बिलियन ईयर्स. ओके, राइट. प्लानिटरी नेबुला अगला स्टेज है. एंड फाइनली वाइट ड्वार्फ. एंड ये वाइट ड्वार्फ जो है ना, वो धीरे धीरे फेड करेगा बेसिकली. वो फेड होके इट विल इवापोरेट बेसिकली.
अगर वो लार्ज स्टार है जिसका मास बहुत ज़्यादा है तो पहले रेड सुपर जायंट बनेगा, फिर वो एक्सप्लोड कर जाएगा इन सुपरनोवा। एंड डिपेंडिंग ऑन कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स थे अंदर, लाइक आई सेड आयरन बनता है राइट, एंड अदर हेवियर एलिमेंट्स बनता है सुपरनोवा में। वो सारे हेवियर एलिमेंट्स यूनिवर्स में फेंक दिया जाता है। दैट्स हाउ वी हैव हेवी एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। इस वजह से ही है क्योंकि इस टाइप का जब एक्सप्लोजन एंड केओटिक एनवायरनमेंट होता है तो इस टाइप के एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, वरना पूरा पूरा यूनिवर्स बस हाइड्रोजन होता। बट दैट इज़ नॉट द केस राइट, इवन ऑन अर्थ वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सुपरनोवा से या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो फिर वो ब्लैक होल बनेगा। अभी हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे सेपरेटली, ओके, विल अंडरस्टैंड दम। बहुत बेसिक कंसेप्ट कि ये क्या चीज़ है, दैट्स इट। यूपीएससी हमेशा से बस इतना पूछता है ये क्या है। लाइक इवन 2023 में भी वी गॉट अ क्वेश्चन फॉर पल्सार्स आया, ठीक है। उसमें नेबुला भी था, यस नेबुला भी था, एंड सेफिट्स इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत छोटा सा चीज़ था, बट यूपीएससी नहीं पूछा। सेफिट्स बेसिकली इज एनी स्टार जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है मुझे ये बताना पड़ेगा बिकॉज यूपीएससी ने एक बार पूछा है, मुझे करना पड़ेगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। पल्सर्स नेबुला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट डॉर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स रेड जायंट एंड रेड सुपर जायंट पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू रिमेंबर दिस। सेफिट्स ऑन दी अदर हैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑल्दो स्टिल अब चूँकि 2023 में आ चुका है, आई शुड टीच। सेफिट्स इज एनी स्टार जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली कि एक स्टार का ब्राइटनेस क्या है, बेसिक कंसेप्ट, उतना मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं। क्या है ब्राइटनेस, क्या है इसका जो ब्राइटनेस है ना वो वेरिएबल है, वेरिएबल ब्राइटनेस। बेसिकली बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टार है जिसका ब्राइटनेस बढ़ता है एंड फिर घटता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट अ न्यूट्रॉन स्टार, ओके। सो जब एक बड़ा स्टार विद अ हेवियर मास, मतलब हमारे सन से एटलीस्ट 8 टाइम्स, एक्चुअली 10 टाइम्स भी कहीं कहीं बोलते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा मास जिसका हो, तो वो क्या होता है ना उसका, व्हेन इट एक्सप्लोड्स आफ्टर सुपरनोवा, ठीक है। मैं आई शुड राइट इट इन अ मोर ऑर्डरली फैशन, ओके। दिस इज द स्टार, इट एक्सप्लोड्स इनटू अ सुपरनोवा, एंड उसके बाद जो अंदर फ्यूजन चलता रहता है स्टार के कोर में, वो फ्यूजन का एक आउटसाइड फोर्स होता है। ये एक अंदर अगर उसका ये चल रहा है ना, आउटसाइड वो फोर्स लगाता है, ओके। बट ये बहुत कंप्रेस हुए जा रहा है आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये अपने ही ग्रेविटी से, चूँकि इट हैज़ बिकम सो हैवी बिकॉज इतना हेवी एलिमेंट्स प्रोड्यूस भी कर चुका है कि वो कंप्रेस हुए जा रहा है, एंड ये कंप्रेशन फोर्स एक्सीड कर जाता है ये बाहर पुश करने वाले फोर्स को, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स रियली स्मॉल, ओके। इट कंप्रेसेस डाउन एंड बिकम्स अ न्यूट्रॉन स्टार, ओके। मतलब इट्स लाइक ट्राइंग टू बिकम अ ब्लैक होल, बट उतना ब्लैक होल जितना डिफरेंस नहीं है। ब्लैक होल इसका ही और विभत्स और भीषण रूप है, ओके। बट इसको हम लोग अलग से सिग्निफिकेंटली क्यों लेते हैं, बिकॉज ये जो स्टार का स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये बहुत बहुत फास्ट हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार का। एंड अ पल्सार इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, ओके, जो बीच बीच में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी छोड़ता है। दैट्स व्हाट अ पल्सार इज, बस किसी एक डायरेक्शन में ज़ोर से एनर्जी बीम छोड़ देगा। एंड एक्चुअली किसी एक डायरेक्शन में नहीं, वो हर डायरेक्शन में वो स्पिन करता है बहुत स्पीड में, एंड वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी छोड़ता रहता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ, एनी वेव, ठीक है, एनी वेवलेंथ में, किसी भी वेवलेंथ में। रेडियो वेव्स यूजुअली होता है। एंड जब ये पॉइंट कर, कोई भी एक पल्सार अर्थ की ओर पॉइंट करता है और हम लोग रिसीव करते हैं, देन वी नो कि ओके दैट्स अ न्यूट्रॉन स्टार। अदरवाइज न्यूट्रॉन स्टार्स ब्राइट नहीं होता है, टू एक पल्सर इतना ब्राइट नहीं होता कि हम लोग उसे देख सकें क्लियरली, ओके। सो इस अचानक से ये जो ब्राइटनेस आता है ना, जिस भी वेवलेंथ में आया, रेडियो वेव्स में आया या किसी में भी, उससे हमें पता चलता है कि ये पल्सर है, ओके। राइट, ब्लैक होल। सो पहले मैं वो इमेज दिखा दे रहा हूँ एक बार। सो सुपरनोवा होता है राइट, तो डिपेंडिंग ऑन अंदर क्या मटेरियल है एंड कितना ज़्यादा मास था, एक न्यूट्रॉन स्टार या तो बनेगा, नहीं तो ब्लैक होल बनेगा, ओके। जो सुपर मैसिव स्टार्स होते हैं आफ्टर सुपरनोवा यूजुअली ब्लैक होल बनता है, ओके। लेट्स सी दैट। सो ये जो मैंने इमेज लिया है ना, ये एक्चुअली इंटरस्टेलर मूवी से लिया है, ठीक है। एंड ये लेने के पीछे रीज़न मैं बता रहा हूँ। दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट
डिपिक्शन ऑफ अ ब्लैक होल एंड इट्स नॉट डिज़ाइंड, ये ग्राफिकली डिज़ाइन नहीं है एक्चुअली, इसके पीछे मैथमेटिकल फॉर्मूला था. दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला वाज गिवन बाय किप थॉर्न. ओके, एंड आई लाइक दिस एंटायर अफेयर बेसिकली कि उन्होंने अपना मैथमेटिकल डेटा दिया टू द फिल्म मेकर एंड फिल्म मेकर्स ने फिर इसे बनाया बेसिकली. एक ग्राफिकल टीम ने मैथमेटिकली इसे जनरेट किया है प्रोसीजरली, ना कि खुद से सोच कर, ऐसा नहीं है. एंड ये रियल इमेज है ऑफ सैजिटेरियस ए स्टार. ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी. अदर ब्लैक होल्स भी है हमारे गैलेक्सी में. तीन चार कैटेगरीज के ब्लैक होल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मास. सुपर मैसिव ब्लैक होल्स यूजुअली फाउंड इन द सेंटर ऑफ अ गैलेक्सी. ओके, बट व्हाट आर दे एग्जैक्टली? It's an astronomical object with a gravitational pull so strong that nothing, not even light, can escape it. Okay, मतलब ये जो है ना, this is called event horizon. ये पॉइंट इवेंट, ये पूरा इलाका इवेंट होराइजन है बेसिकली. इस पर कुछ भी आएगा, ठीक है, मान लो मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ, एनी लाइट इज कमिंग, इफ इट क्रॉसेस दिस पॉइंट इट कैन नेवर गो आउट. वो ब्रेक ही नहीं कर सकता है बेसिकली. एक चीज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी. ओके, स्केप वेलोसिटी जैसे अर्थ का स्केप वेलोसिटी, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर फेंकते हो, ठीक है, एट 11 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक यही है, 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकोगे, देन इट विल नॉट कम बैक. वो स्केप कर जाएगा अर्थ का ग्रेविटी. ओके, इट विल नॉट फॉल बैक अगेन. दैट थिंग इज नोन एज स्केप ऑब्जेक्ट, स्केप वेलोसिटी. मैंने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, स्केप वेलोसिटी. ओके, किसी भी आप ऑब्जेक्ट को फेंको एट दिस स्पीड, ये अर्थ का है. बट एक ब्लैक होल का कितना होता है? एक ब्लैक होल का होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एंड इफ यू गाइज रिमेंबर, व्हाट इज दिस नंबर? दिस नंबर इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो बेसिकली लाइट भी नहीं स्केप कर सकता है. इस पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सकते हैं विच यू कैन वॉच डेफिनेटली. अपना क्यूरियोसिटी आप शांत कर सकते हो. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है. ओके, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा इन जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में? उसने बस सिंपली ये पूछा, सैजिटेरियस ए स्टार समटाइम्स इन द न्यूज़ इज अ, एंड यू जस्ट हैड टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है. ओके, सैजिटेरियस नाम से मोस्ट पीपल एक्सक्यूज मी, मोस्ट पीपल वुड हैव हर्ड सैजिटेरियस, जो कि एक कॉन्स्टलेशन है. बट उसी कॉन्स्टलेशन में ही ये ब्लैक होल है बेसिकली. फर्दर मच नॉट इन दैट कॉन्स्टलेशन पर्टिकुलरली, मतलब उसी डायरेक्शन में बहुत बहुत आगे है. ओके, दैट पार्ट ऑफ द स्काई में बेसिकली. सो यू हैड टू नो कि ये है क्या, दैट्स इट. क्योंकि इसका इमेज न्यूज़ में था, राइट. ये पर्टिकुलर इमेज वॉज रिलीज्ड बाय द साइंटिस्ट्स, तो ये न्यूज़ में था. सो इसको करंट अफेयर्स बोल के उन्होंने ये कर दिया कि करंट अफेयर्स है. बट आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे एक बार उन्होंने इवेंट होराइजन पूछ चुका है, यूपीएससी ने पूछा है इवेंट होराइजन. इवेंट होराइजन वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बेसिकली, कि इसके बाद आप गए फिर अंदर गए, फिर नहीं आ सकते, कुछ भी कर लो. लॉज ऑफ द यूनिवर्स प्रोहिबिटेड. इसके अंदर सिंगुलैरिटी है, ठीक है, एंड सिंगुलैरिटी को देखा नहीं जा सकता बिकॉज कुछ भी चीज़ वापस नहीं आता वहाँ से, नो डेटा, so we cannot see it. Okay, सिंगुलैरिटी बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जहाँ पर एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, जहाँ पे इन्फिनिटिसमली स्मॉल हो जाता है एवरी सिंगल एटम, एवरी सिंगल मॉलिक्यूल. बेसिकली इट गेट्स क्रश्ड टू इन्फिनिटली स्मॉल साइज. ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस, ये सब टोटल ब्रेक डाउन हो जाता है एट दिस पॉइंट. ओके, so in case this one particular word UPSC asks, we must know what it is associated with. It is a hypothetical concept at the center of a black hole, that where energy, mass, everything compresses down to an infinite point. Okay, इसमें फिर बहुत सारा अलग अलग कंसेप्ट भी ऐड हो जाता है, जैसे जनरल रिलेटिविटी आ जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह आता है. बट वो सब हम लोग इन डेप्थ जाएंगे नहीं. वो सब का भी वन वर्ड एसोसिएशन बस पता रखेंगे कि वो क्या चीज़ है, दैट्स इट. आगे वो सब आएगा.
हम लोग जब एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे देन विल स्टडी ऑल ऑफ दैट, विल स्टडी आइंस्टाइंस जनरल एंड स्पेशल रिलेटिविटी, ओके। विल ऑल्सो स्टडी क्वांटम ग्रेविटी, स्टैंडर्ड मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब का बेसिक ओवरव्यू की क्या क्या चीज़ है, बस दैट्स इट, ओके। अ पल्सर, आई थिंक मैंने ये पहले भी न्यूट्रॉन स्टार के टाइम पे भी मैंने बताया था, इसका एक इट्स अ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, बेसिकली अ डाइंग स्टार दैट हैड मास अराउंड 8 टाइम्स दैट ऑफ द सन, ओके। तो इसका एक एक्सिस होता है, ओके, एंड इट इज़ स्पिनिंग, इट स्पिन्स वेरी फास्ट, एंड एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है, बेसिकली ये स्पिन एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ओके। एंड एवरी वंस इन अ वाइल व्हेन इट उसका वो एक्सिस अलाइंस टुवर्ड्स अर्थ, तो हमें वो ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है, ओके, बिकॉज ऑफ विच वी कॉल इट अ पल्सर, ओके। इसको आप रिलेट कर सकते हो ना इस चीज़ से कि आप मान लो एक बहुत ही डार्क समुद्र में, इन अ डार्क नाइट आप हो एंड आपको दूर से एक लाइट हाउस दिख रहा है, एंड यू शुड रिमेंबर कि ये लाइट हाउस जो है उसका जो लाइट है वो रोटेट करता रहता है, राइट। किसी मूवीज़ में या रियल में भी आपने देखा होगा कि ये लाइट जो है वो घूमता रहता है चारों तरफ, बट यू विल नो एग्जैक्टली वो लाइट जब आप पे पड़ेगा देन यू विल बी एबल टू सी इट एग्जैक्टली कि वो लाइट कैसा है, राइट। इट्स लाइक दैट, वो लाइट वो घूम रहा है स्पेस में हर डायरेक्शन में, कभी इधर कभी उधर, बट वो जब अर्थ की तरफ पॉइंट करता है देन वी आर एबल टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर कॉस्मिक इवेंट, अ पल्सर। अब नेक्स्ट अ मैग्नेटार, ओके, देखिए गलत हो गया, अ मैग्नेटार बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार जिसका सरफेस तक पूरा रिपल्स हो जाता है, बिकॉज उससे जब अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलता है तो वो पूरा हिल जाता है अपने में, एंड वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी क्यों निकलता है, बिकॉज उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका, अर्थ की तरह। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने सुना है, कई बार देखा भी है, राइट, जो नॉर्थ से साउथ पोल की हो जाता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटार इज सो स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट अ ट्रिलियन टाइम्स, वी डोंट इवन, हम लोग ठीक से मेजर भी नहीं कर सकते फ्रॉम अर्थ, ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। एंड वो मैग्नेटिज्म अंदर अंदर उसको उसके सरफेस को भी ब्रेक करता रहता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है बेसिकली, जिसकी वजह से उसका जो क्रस्ट है वो बहुत ही अंडर इमेंस स्ट्रेस रहता है, ओके। दैट्स ऑल वी नीड टू नो अबाउट मैग्नेटार। क्या है? हेवीली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार क्या है? अ डाइंग स्टार who which is at least 8 to 10 times more massive than our sun, okay, that's it. Okay, what is a star system? Basically any star system is, ज़्यादातर जो हम लोग स्टार ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स, हमारा स्टार अकेला है, सिंगल है, ठीक है, बेचारा सिंगल है, बट ज़्यादातर जो स्टार्स हम लोग यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, मेजॉरिटी किसी और स्टार के साथ होते हैं। एक बड़ा स्टार होगा, एक छोटा स्टार रहता है, एंड दे एक्चुअली गो अराउंड ईच अदर, मतलब दे आर इन अ डांस, काइंड ऑफ लाइक अ डांस। ये तो मैंने बाइनरी का बताया, बेसिकली दिस इज़ अ बाइनरी स्टार सिस्टम, बट देर आर स्टार सिस्टम्स जो बाइनरी नहीं है, जो इवन इससे भी ज़्यादा ट्रिपल स्टार सिस्टम एंड इवन क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम्स भी होते हैं, क्वाड्रुपल भी होते हैं, ओके। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया एल्गोल का, ठीक है, ये एल्गोल का इमेज ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ रियल इमेज ऑफ कोर्स, ये एक आर्टिस्टिक डिपिक्शन है, बट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस वी नो दैट एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, ठीक है, लाइक दिस जो मैंने बताया, जो एक दूसरे, दे आर रोटेटिंग with each other, and together they are also going around another star. एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है एल्गोर, ठीक है। क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम का एक करंट एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है बट राइट नाउ, बट वो मूवी, देयर वाज दिस मूवी, राइट, कॉन्टैक्ट, ये एक 1997 की मूवी है, उसमें इंटरेस्टिंग मूवी, इट इज़ रिटन बाय कार्ल सेगन हिमसेल्फ, एक्चुअली कार्ल सेगन की एक बुक पे बेस्ड है ये मूवी। उसमें एट द एंड ऑफ इट we see a quadruple star system, right? Anything else we need to know about stars? We can some stars like
आर्स जो अपना अकेला है, सम आर लोनली, कम्प्लीटली लोनली होता है, उनके पास कुछ नहीं होता, ना दूसरे स्टार्स होते हैं ना प्लैनेट्स होते हैं, बट हमारे स्टार्स के पास एटलीस्ट प्लैनेट्स हैं, राइट? लेट्स टेक अ लुक एट दैट. प्लानिटरी सिस्टम बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें प्लैनेट्स हैं. प्लैनेट्स के अपने भी छोटे बॉडीज़ हो सकते हैं, जैसे देखो यहाँ मून है, और तो बाकी के मून से नहीं दिखाया गया है, बट सिर्फ अर्थ का मून दिखाया है इस इमेज में. बट या दिस इज़ अ प्लानिटरी सिस्टम. And these bodies are gravitationally bound. Even in the previous this binary star system and quadruple and triple star systems, वो लोग एक दूसरे से gravitationally bound होते हैं. This is a very important word that we need to remember. Gravitationally bound. इसका बेसिक मतलब ये है कि एक दूसरे से इतने क्लोज हैं कि ग्रेविटी का इम्पैक्ट है काफ़ी. ग्रेविटी छोड़ के नहीं जा सकते बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. प्यार नहीं है, ग्रेविटी है. प्लानिटरी स्टार सिस्टम में सेम चीज़, ठीक है. दे आर ऑल ग्रेविटेशनली बाउंड. मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 99% वेट सन में है, बाकी 1% में सारे प्लैनेट्स हैं. ओके, इवन ये इमेज, ये ग्रॉसली इनकरेक्ट इमेज है ऑफ अ स्टार सिस्टम. ओके, दिस शोज कि ये इतने इतने एकदम ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस पे है सारे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. इट्स वेरी डिफरेंट. आर सोलर सिस्टम इन रियलिटी बहुत डिफरेंट है. जो फर्स्ट 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं ये बहुत क्लोज है सन से इन कंपैरिजन टू द गैशियस प्लैनेट्स. ये बहुत दूर हैं. ओके, राइट. द ट्रू स्केल ऑफ अ सोलर सिस्टम आप इसमें देखो ध्यान से. सन एकदम सेंटर में छोटा सा, जो जो पर्टिकुलर डॉट है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स विजिबल ऑन द वीडियो, बट दैट वन सिंगल डॉट मैं बना देता हूँ, दैट इज सन. एंड वो एक्चुअली उतना ही बड़ा है. द सोलर सिस्टम इज एक्चुअली दिस बिग कि सन एक डॉट की तरह दिखता है. इवन आई रिमेंबर देर इज़ दिस पर्टिकुलर वेरी पॉपुलर इमेज ऑफ वॉयेजर 1 या वॉयेजर 2 जो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के जा रहा था बेसिकली. इट्स अ स्पेस क्राफ्ट दैट वॉज लॉन्च्ड इन लेट 1970s या 80s में लॉन्च किया गया था. सो इट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न इट्स कैमरा बैक टूवर्ड्स अर्थ एंड क्लिक अ पिक्चर. एंड उसने ये पिक्चर क्लिक किया था जिसे पेल ब्लू डॉट बोलता है, पेल ब्लू डॉट. इवन अदर पिक्चर्स भी उसने क्लिक किए थे जिसमें द सन इज जस्ट लाइक अ डॉट, दैट्स इट. एंड इट लेफ्ट आवर सोलर सिस्टम. नेपच्यून से उसने एक फ्लाई बाय किया एंड देन इट्स प्रॉब्ली हेडिंग टुवर्ड्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जहाँ तक मुझे याद है. लास्ट प्रॉक्सिमा सेंटोरी जा रहा है वो, ठीक है. बट उसको पहुँचने में बहुत ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे बिकॉज इट्स नॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड बहुत 4 साल में पहुँच जाता. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने स्केल देखना था. वाई डू वी नीड टू नो दिस? इन केस कुछ भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछे, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो रॉकी प्लैनेट्स है वो बहुत क्लोज है सन के. एंड एनी गेशियस प्लैनेट्स जो हम लोग यूजुअली इमेजिन करते हैं कि जस्ट उसके बाद होगा, वो एक्चुअली काफ़ी दूर है. जुपिटर फिर भी ठीक है, सैटर्न एंड यूरेनस नेपच्यून दे आर जस्ट टू फार अवे. एंड प्लूटो तो इट्स नॉट इवन अ प्लैनेट एनी मोर. सो आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हियर. पुराना है आई गेस. ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है. एंड देयर इज़ एन एस्टेरॉयड बेल्ट. एक बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे रॉकी बिट्स एंड पीसेस पाए जाते हैं. ओके, एंड वो भी सन का चक्कर काट रहे हैं. इट्स हियर बिटवीन जुपिटर एंड मार्स. ओके, मैंने अभी जस्ट बताया राइट कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल. एंड आई डोंट थिंक ये पूरी तरह से स्फेरिकल भी है, थोड़ा इरेगुलरली शेप्ड है. एंड पूरी तरह से स्फेरिकल शेप होना इज़ नेसेसरी. एंड ये भी कि एक और क्राइटेरिया है कि दूसरे के ऑर्बिट में कट नहीं होना चाहिए. बट प्लूटो का ऑर्बिट इज़ एक्सट्रीमली एलिप्टिकल. अभी हम लोग केपलर्स का बेसिक लॉ समझेंगे, केपलर का, तो उसका बेसिकली हम लोग जब समझेंगे देन आई विल मेंशन दिस बेसिकली इसका क्यों इसको हटाया गया प्लूटो को बेसिकली. सो अनदर ड्वार्फ प्लैनेट इज़ हियर, इसका नाम है सीरीस. ये भी वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम. सीरीस क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है. कहाँ है ये? एस्ट्रॉयड बेल्ट में बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है. मतलब बेसिकली अगर प्लूटो को प्लैनेट मानना होता देन सीरीज को भी मानना पड़ता. दैट्स वाई सबको हटा दिया है बेसिकली. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ प्लैनेट? बेसिकली एनी बॉडी जो इट डजेंट इवन हैव टू बी एसोसिएटेड विद अ स्टार, बट इसका खुद का लाइट नहीं होना चाहिए. ओन मतलब अगर वो अपना लाइट खुद जनरेट कर रहा है मतलब इट्स अ स्टार, राइट. सो लाइट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए. ओके,
रिफ्लेक्ट करता हो, लाइट रिफ्लेक्ट करता हो बट खुद का लाइट नहीं जनरेट करता हो। एंड हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, 4 रॉकी द मूवी नहीं, 4 रॉकी प्लैनेट्स, 4 गेशियस प्लैनेट्स। ओके, बेसिकली गेशियस प्लैनेट क्या है ना, सिर्फ गैस ही है उनका, द एंटायर थिंग, देयर इज़ नो सरफेस। मतलब अगर आप बहुत स्पीड से जाओ ना तो आप इसमें लाइक काइंड ऑफ धंसोगे टिल सम पॉइंट, देयर इज़ नो रॉकी सरफेस हियर टू स्टॉप यू बेसिकली, विच इज़ काइंड ऑफ ऑड। एंड सारे gaseous planets, all gaseous planets have rings. Okay, have rings, not just Saturn. हम लोग जब भी planet का बात करते हैं ना, मतलब planets of the solar system, हम लोग Saturn को दिखाते हैं with rings, but actually Jupiter के पास भी है। I don't know if it's Jupiter but it looks like it. यूरेनस के पास भी है, नेपच्यून के पास भी है। ओके, बट दे आर वेरी फेंट, सो इसलिए नहीं दिखता है। सैटर्न के बहुत बहुत अच्छे से विजिबल होता है। समटाइम्स अगर आपके पास बेसिक बाइनोकुलर्स हो तो आप देख सकते हो, इवन नेकेड आई से भी। डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल पे टिल्टेड है। समटाइम्स वो एकदम सिंपल एक लाइन की तरह होता है, देन नहीं दिखेगा, बट समटाइम्स वो टिल्टेड होता है एंड ये अच्छे से ऐसे पूरा फॉर्म होता है, देन वी कैन सी इट। वाओ, in case UPSC अगर asks कि अरेंज करो इन साइजेस, देन ऑफ कोर्स वी शुड जस्ट नो दैट एज वेल। जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, ओके, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ओके, गैशियस प्लैनेट्स का मैं बता दे रहा हूँ। और अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा बताना हो, देन मरकरी को छोड़ के सबके पास एटमॉस्फेयर है। एवरीवन हैज़ एन एटमॉस्फेयर, एवरी प्लैनेट हैज़ एटमॉस्फेयर इन आवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मरकरी। वीनस का शायद डेंसेस्ट है, one of the densest है definitely. The hottest planet is also Venus, although ये second number पे है। Closest to sun is Mercury, second is Venus, but still Venus is the hottest. Venus is the planet जो हमें west में दिखता है, above horizon, before just right after sunset दिखता है, and बहुत bright दिखता है, it's very very bright. And even हिंदुज़म में जब ये विजिबल होता है तब शादियाँ होती है, बेसिकली वो मुहूर्त का टाइम होता है। राइट, ठीक ठाक बातें मैंने की अभी सोलर सिस्टम के बारे में। देर आर मोर थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन द पास्ट एंड रिसेंट टाइम्स में। ऑल्दो उतना नहीं पूछा है अबाउट सोलर सिस्टम, बट दे डू आस्क। ये एक फिर भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूपीएससी के एग्जामिनर्स के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा सोलर सिस्टम। सो विल आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और भी चीज़ें। फॉर नाउ वी आर मूविंग टू गैलेक्सीज। ओके ओके, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऐसे आपको याद नहीं रखना है, ये क्लासिफिकेशन नहीं याद रखना है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एट ऑल। बट मैं जस्ट शेप दिखाना चाह रहा था गैलेक्सीज़ का। अलग अलग शेप होता है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज बहुत कॉमन है एंड स्पायरल गैलेक्सीज बहुत कॉमन है। इरेगुलर मैंने नहीं सुना है, आई डोंट नो, हो सकता है रीसेंट डिस्कवरीज हो, बट मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो स्पायरल है। वाई? ये जो SBC है ना, यही है अपना मिल्की वे, SBC है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन SBC में आता है मिल्की वे। इवन एंड्रोमेडा भी इसी में आता है। एंड्रोमेडा का भी नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। ये हमसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, मतलब मिल्की वे ही हमारा गैलेक्सी है। द सेकेंड क्लोजेस्ट इज एंड्रोमेडा, एंड एंड्रोमेडा इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अस और वी आर मूविंग टुवर्ड्स देम। अभी ये बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड इवेंचुअली विल कोलाइड एंड बिकम अ बिगर, more chaotic galaxy with a very original name called Milkomeda. I'm not kidding, look it up, this is the name उस फ्यूचर गैलेक्सी का जो हम लोगों ने रखा है अपेरेंटली। सो गैलेक्सी बेसिकली है क्या? गैलेक्सी इज़ अ ग्रेविटेशनली बाउंड कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ओके, मतलब अगर 2 स्टार आपस में बाउंड है तो क्या बोलेंगे? बाइनरी सिस्टम। 3 बोलेंगे तो क्या है? ट्रिपल सिस्टम। 4 तो क्वाड्रुपल। बट अगर ढेर सारे आसपास एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंड है तो क्या होगा? तो वो एक गैलेक्सी है। ओके, नेक्स्ट, राइट, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हमें सारे लॉज नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना बेसिक कंसेप्ट समझना है कि पहले कोपरनिकस ने
हीलियोसेंट्रिसिटी दिया था, राइट। हीलियोसेंट्रिसिटी क्या है कि प्लैनेट्स हैं सन सेंटर में, प्लैनेट्स चारों ओर जाते हैं। उससे पहले क्या होता था, अर्थ सेंट्रिसिटी। उसमें क्या बेसिक कंसेप्ट था कि अर्थ के चारों ओर सन, मून, अदर प्लैनेट्स, अर्थ इज इन द सेंटर बेसिकली। दैट्स व्हाट बाइबल यूज्ड टू से, एंड चर्च यही एग्जैक्ट चीज़ प्रोपगेट करता था इन यूरोप। दिस इज ड्यूरिंग रेनेसांस बेसिकली, जब रेनेसांस चल रहा था तब। And basically church has been notorious for persecuting scientists जो उनका ये पर्टिकुलर चीज़ को बोलते थे गलत है कि अर्थ सेंटर वाला चीज़ है। इट वॉज हाईली कंटेस्टेड एट दैट टाइम, एंड इवेंचुअली आफ्टर सेवरल, Copernicus was ऐसा बोलते हैं Copernicus was the first, but actually he was first in the West. India में we already knew multiple books, Surya Siddhant, and there are so many different books basically. Even Aryabhatiya mentions that sun is at the center basically. You're right. Kepler's laws of planetary motion. तो इसमें हमें बस इतना समझना है कि कॉपरनिकस ने ये दिया था, बट कॉपरनिकस को लगता था कि इट्स अ सर्कल बेसिकली। ओके, कॉपरनिकस को लगता था इट्स अ सर्कल, एंड सारे मतलब ऑल ऑफ द प्लैनेट्स आर एक्चुअली गोइंग अराउंड इन सर्कल्स ओनली। ओके, बट दिस इज़ रॉन्ग ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सर्कल में नहीं जाते, वो एलिप्सिस में जाते हैं। इट्स एक्चुअली लाइक दिस। ओके, एंड सन इज इन वन कॉर्नर बेसिकली, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ये मैंने बहुत एग्जैजरेट किया है, बट द मोशन इज़ लाइक दिस। एंड ये लॉ केपलर ने दिया था, ये केपलर ने दिया था ये चीज़। दैट्स ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। ये एक्चुअली मैंने बस ये इमेज दिया था समझाने के लिए कि सन इज़ लाइक दिस, एंड वो सेंटर होता है मल्टीपल एलिप्सिस का। एंड अगर ये सन है विच इट इज़, तो जो कॉमेट्स होते हैं दे आर फर्दस्ट, वो लोग का सबसे ज़्यादा एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं उस एलिप्स का, द वर्ड इज़ एक्सेंट्रिसिटी, बट वो सबसे ज़्यादा शार्प उन्हीं का होता है बेसिकली। एकदम ऐसा रहता है उनका, ठीक है। वो पूरा सोलर सिस्टम के बाहर चले जाएंगे, सारे प्लैनेट्स बीच में रहेंगे, वो बहुत दूर चले जाएंगे। देन आफ्टर सेवरल ईयर्स दे विल कम बैक। ओके, दैट इज़ वाई हम लोग, जैसे हेलीज का कॉमेट है, राइट, इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। इट रिटर्न्स आफ्टर आई थिंक 72 years. Guys can correct me. Right, moving on आर सोलर सिस्टम। मैंने ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स बता दिए उसी पेज पे, प्लैनेट वाले पेज पे ही, बट अगेन इफ़ यू कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली इमेजिन करो कि ये सन का, ये कंप्लीट पिक्चर में बना दे रहा हूँ, ये सन का ये नॉर्थ पोल है। देन एवरी अदर प्लैनेट जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओके, मैंने इसे काउंटर क्लॉकवाइज, व्हाट डू आई मीन, बेसिकली ये वीनस है, ये नहीं करता है, ठीक है। ये अर्थ है ना, वी गो अराउंड लाइक दिस। ओके, दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। अगर ये नॉर्थ पोल है, दिस इज़ नॉर्थ पोल, ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है, ये इमेजिन करना है। एंड ये भी ऐसे जाता है। ओके, बट वीनस जो है ना वो उल्टा जाता है। ओके, एंड दिस वन मोर जो उल्टा जाता है, दैट इज़ यूरेनस। ओके, ये भी उल्टा जाता है। यूरेनस के साथ और भी इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस, ये बहुत टिल्टेड है। उसका नॉर्थ पोल ऐसे है, एक साइड पूरा टिल्टेड है, 90 डिग्रीज से भी ज़्यादा, आई थिंक 91 डिग्रीज टिल्टेड है वो, ठीक है। ये जो उल्टा जाता है ना, रिवर्स जाते हुए जो दिखता है, उसे हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, बेसिकली मोस्ट लोग सोचते हैं, मोस्ट पीपल थिंक कि सन एंड प्लैनेट्स बस इतना ही सोलर सिस्टम है, बट एक्चुअली मैंने जैसे और भी चीज़ें बताई थी, और भी चीज़ें हैं, सारे सैटेलाइट्स भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, बट द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम अर्थ, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इंक्रीज। आई थिंक इनके पास सबसे मैक्सिमम है। सैटर्न के रिंग्स एक्चुअली कुड बी ब्रोकन पीसेस ऑफ अ सैटेलाइट, सेम गोज फॉर अदर्स एज वेल। फिर यहाँ से इस पॉइंट से फिर डिक्रीज होता है एक्चुअली नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। मरकरी के पास एंड वीनस के पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है। फोबोस एंड डायमोस, एकदम ग्रीक वर्ड्स हैं, वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट या इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स।
जुपिटर्स के पास बहुत सारे हैं, एंड जहाँ आप देखो हर जगह अलग नंबर मिलेगा. सो सेम गोज फॉर सैटर्न एज वेल. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट, बट अ फ्यू ऑफ दीज वी नीड टू रिमेंबर, जैसे फोबोस एंड डाइमोस, ये पता होना चाहिए. एवरीथिंग एल्स इज फाइन. मरकरी के पास कुछ नहीं, वीनस के पास कुछ नहीं है. ओके, देयर आर सम अदर थिंग्स बियॉन्ड द प्लैनेट नेपच्यून, जिनको हम लोग ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स. Okay, even I think Pluto is also in this category, and there is an entire new belt of asteroids called Kuiper belt. Okay, actually, right. So ये नेपच्यून है, एंड ये ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स का है क्विपर बेल्ट. ठीक है, हमें बस नाम याद रखना, दैट्स इट, व्हाट दीज आर. ठीक है, उसके बियॉन्ड एक बबल लाइक रैप है हमारे सोलर सिस्टम के चारों, जिसे हीलियोस्फीयर बोलते हैं, जो लास्ट इम्पैक्ट सन का जहाँ तक पहुँचता है, हीलियोस्फीयर. एंड इवन बियॉन्ड दिस देर इज़ अनदर लेयर, ऊट्स क्लाउड. ओके, ऊट्स क्लाउड. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल्स एंड रॉक्स हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट कॉमेट्स यहीं से ओरिजिनेट करते हैं, बट यहाँ पे इतना कम लाइट पहुँचता है, एंड इनका अपना खुद का लाइट नहीं है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी देम और डिटेक्ट देम. ऑप्टिकली तो ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल ही हो जाता है एट दिस पॉइंट. ठीक है, ऑप्टिकली तो नहीं कर सकते हैं, बट इन अदर वेवलेंथ्स करते हैं. मे बी यहाँ पे जेड नहीं है इसका, शायद इसे जस्ट ऊट क्लाउड बोलते हैं. आई जस्ट चेक वंस, इवन आई फॉरगॉटन द नेम, बट ऊट क्लाउड. बट ये बेसिक आपको पता होना है, ऊट क्लाउड व्हाट इज़ इट अबाउट. ओके, मैंने 2 थिंग्स बता दिया दैट इट इज़ अबाउट. इट इज़ द फर्जेस्ट पॉइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इसके बाद ये इंटरस्टेलर मीडियम शुरू हो जाता है, इंटरस्टेलर स्पेस. ओके, एंड ये लास्ट पॉइंट हमारे सोलर सिस्टम का. ये बहुत बहुत दूर है. इवन ये जो यहाँ से जो सन का डिस्टेंस है ना, ये जो सन का डिस्टेंस है, इससे ये 10 टाइम्स एटलीस्ट है, एटलीस्ट 10 टाइम्स है ये. ओके, बहुत दूर है. एंड द अदर थिंग इज़ कि यहाँ से कॉमेट्स ओरिजिनेट करते हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है. ओके, मूविंग ऑन. राइट, सम पीवाईक्यूज जो हम लोग करेंगे. लेट्स डू सम पीवाईक्यूज. मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड आई वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अबाउट 40 to 60 seconds, एंड देन आई टेल यू गाइस द आंसर. ओके, तब तक, या फिर आप पॉज भी कर सकते हो. मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ, आप पॉज कर लो, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो. ओके, 30 to 40 सेकेंड्स में देता हूँ. I'll read the question actually out for you. आप ऑप्शंस खुद पढ़ लेना. The terms event horizon, singularity, string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of. Right, so this was an easy question. A है इसका सही आंसर. ओके, बेसिकली क्या था, अगेन वन वर्ड होराइजन. व्हाट डज यूपीएससी एक्सपेक्ट ऑफ अस. इवेंट होराइजन पता ना क्या से रिलेटेड है, ये ब्लैक होल. ओके, सिंगुलैरिटी अगेन ब्लैक होल. स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड है, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. एंड स्टैंडर्ड मॉडल अगेन मोस्टली फंडामेंटल, नॉट सब एटॉमिक, फंडामेंटल पार्टिकल्स रिलेटेड है, बट अगेन helps in understanding the universe. Okay, next question. Which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in light years? Okay, the correct answer is speed of light is always the same. Okay, इसमें मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि कैसे ये डिस्टेंस अमंग स्टार्स डू नॉट चेंजिंग. मैंने अभी क्लियरली बताया कई बार कि इवन गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम अस.
ओके, एंड थिंग्स आर ऑफ कोर्स इन मोशन, तो वो तो बेसिकली ये पता है कि ये नहीं हो सकता है, नहीं है। थिंग्स आर डेफिनेटली, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो ये तो गलत है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ये भी गलत है। कुछ स्टेलर बॉडीज मास एक्वायर करते हैं, उनका ग्रेविटी बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, डाइंग स्टार बिकम्स अ न्यूट्रॉन स्टार एंड उसका ग्रेविटी चेंज हो जाता है। एक सन इफ इट ब्लोज अ लॉट ऑफ इट्स मास ड्यूरिंग सुपरनोवा तो उसका ग्रेविटी घट जाता है, तो ये भी गलत है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो रॉन्ग, ये मैं आगे एस्ट्रोफिजिक्स वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स वाले क्लास में बताऊंगा कि इट्स नॉट ट्रू, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज अ थिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ओके। उसमें लाइट बेंड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मैंने कई बार बताया, ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, light is affected by gravity, the universe is constantly expanding, matter wraps its surrounding space-time, which of the following is our predictions of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media? एक्चुअली मैंने पर्टिकुलरली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी तक नहीं पढ़ा है, बट आई वॉन्ट यू गाइज कि अभी मैंने जितना बताया उससे पेरिफेरल नॉलेज यूज़ कीजिए, पेरिफेरल नॉलेज यूज़ कीजिए, जो पढ़ा है उससे डिराइव करने का कोशिश कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम में हमेशा कुछ ऐसा चीज़ पूछेंगे जो एग्जैक्टली स्पून फीड नहीं किया हुआ होगा, सो आपको यूज़ करना होगा, ये यूज़ करके आंसर तक पहुंचना होगा, ट्राई कीजिए। इसका आंसर है ऑल थ्री, ओके, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ओके, ऑल थ्री इसका आंसर है। और तो ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, मतलब आपको बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, ओके, ये पढ़ना है, इसलिए मैंने ये भी सिलेबस में रखा है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, ये उस क्लास में मैं ये पूरी अच्छे से डिस्कस करूँगा, जनरल थ्योरी भी एंड स्पेशल थ्योरी भी, बोथ, ओके, इन केस यूपीएससी आस्क्स अगेन। सो ऐसा मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि देर विल बी नो क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एटलीस्ट यूनिवर्स का कोई भी क्वेश्चन ये क्लास अटेंड करने के बाद आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ करके आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर ही लोगे, चाहे वो कुछ भी पूछे उन्होंने, एक्सेप्ट अगर एकदम दे आस्क समथिंग लाइक कि स्टीफेंसन B18 क्या चीज़ है, इफ़ दे आस्क समथिंग लाइक दिस विच आई हैव नॉट मेंशन्ड इन क्लास, देन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके लिए मैं बताऊंगा एक और सोल्यूशन लेटर ऑन कि कैसे आप इतनी सारी चीज़ें कवर कर सकते हो कम से कम मेहनत करते हुए, ओके। राइट, ऐसे मैं बता देता हूँ ये क्या है, एक्चुअली इट्स नॉट B18, इट्स 218, एंड ये द लार्जेस्ट स्टार एवर ऑब्जर्व्ड, सो लार्ज दैट इसका एग्जैक्ट साइज भी एस्टिमेट करना अर्थ से डिफ़िकल्ट है, ओके, इट इज़ वेरी 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 बिग, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, राइट, कि सुपर जायंट हो जाता है, नॉट सुपर जायंट, सॉरी, रेड जाइंट्स होते हैं, एक टाइप ऑफ स्टार होता है रेड जाइंट, मैंने वहाँ पे बताया था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में। उसके अलावा सुपर जाइंट्स होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, ओके, एंड इन एडिशन टू दिस इससे भी बड़े एक नया कैटेगरी है रिसेंटली रिसेंटली कैटेगराइज्ड, हाइपर जाइंट्स, ओके, ये एक हाइपर जाइंट है, द बिगेस्ट स्टार वी नो, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, अदर एस्ट्रोफिजिक्स के कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया, जैसे रिलेटिविटी वगैरह, आइंस्टाइन्स के रिलेटिविटी थ्योरी 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है, सोलर सिस्टम में कुछ और डिटेल्स ऐड करूँगा मैं, एंड एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव वो भी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसमें भी आप पूछ सकते हो। एनी मोर क्वेश्चंस जो इस सारे कंसेप्ट के आसपास से अगर आया हो, मैं आई हैवंट डिग डीप, मैं ढूंढूंगा यूपीएससी के अलग अलग एग्ज़ाम है, CDS वगैरह सब में देखूंगा, CAPF में भी, ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा सारे, जो यूपीएससी पूछेगा सिर्फ वही कराऊंगा, नथिंग मोर देन दैट। गुड बाय।